हेलो दोस्तों, मैं हूं एकलव्य और आप सभी का स्वागत है स्कैरी एकलव्य यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी लोगों के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी गई कुछ सच्ची और बेहद ही खौफनाक कहानियां। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई खौफनाक घटना या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंस है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। मुझे आपके द्वारा भेजी गई कहानियाँ सुनाने में बेहद अच्छा लगेगा। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, आज की कहानी किसी सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी गई नहीं है। यह सच्चे घटना पर आधारित है जो कि मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। यह कहानी है आसाम राज्य के काया की। काया एक 19 साल की लड़की थी जिसने कई सारे सपने सजाए थे, लेकिन कुछ दरिंदों ने उन सारे सपनों को सपना ही बना के रख दिया। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आसाम में आखिर उस रात क्या हुआ था काया के साथ। तो ये कहानी है आसाम की। आसाम भारत में एक राज्य हुआ करता है। आसाम जैसी जगह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ठीक बैठती है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी होती है। आसाम को भारत का काला जादू का राजधानी का खिताब भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे। आसाम में अभी भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली तो वो इंसान को जानवर में बदल सकता है। तो ये कहानी है आसाम की। आसाम में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नागांव। इस गांव में काला जादू की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ जानवरों और पक्षियों की बलि अक्सर दी जाती थी। सबसे ज़्यादा हर अमावस की रात में शाम 6 बजे से 1 बजे रात तक इस बीच पंछियों की बलि, जानवरों की बलि एकदम पानी के भाव पे दे दी जाती थी। रात होते ही ऐसा प्रतीत होता था मानो वहाँ पर पक्षियों की खून की बारिश हो रही है। बहादुर से बहादुर इंसान भी इस दृश्य को देखकर डर जाए, ऐसा दृश्य वहाँ पर हुआ करता था। आखिर ये सब क्यों होता था, क्यों करते थे, वैज्ञानिक आज तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो जो काया की कहानी है वो इसी आसाम से ही जुड़ी हुई है। ये जो वारदात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन आज से 10 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ काया नामक लड़की एक जो है वो रहती थी। वह 19 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में होती थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देख मोहित हो जाते थे। उसकी जवानी, उसकी नीली आंखें और उसके गोरे गोरे रंग को देखकर मर्दों की जो बुरी नज़र है वो अक्सर उस पर आ जाती थी। इसी बीच उस गांव के 4 मर्दों ने उस पर बुरी नज़र डालते हुए एक छोटा सा प्लान बनाया। और एक दिन जब काया स्कूल से घर को लौट रही थी तब गांव के वो 4 आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। वे 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले जाते हैं जो कि उसी गांव में थी और वहां 4 दिन तक उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। आप इसका अनुमान खुद लगा सकते हैं कि उस छोटी सी बच्ची के साथ उस दरिंदे ने क्या क्या किया होगा, वो भी 4 दिन तक। उस 4 दिनों तक उस दरिंदे ने उसे बहुत नोचा, बहुत खाया और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर भस्म हो गई थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी।
जब गांव के लोगों को काया की गुमराह होने की खबर मिली तब किसी ने कुछ नहीं सोचा, ना ही कोई ढूंढा, ना ही कोई कुछ पता लगाया। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर एक रात काया की आत्मा एक भयानक रूप वहां पर ले लेती है और अपने कातिलों से बदला लेने के लिए गांव में आकर उसने उन चारों कातिलों को मार डालती है। इससे पूरे गांव में एक दहशत फैल जाता है। उस चारों से बदला लेने के बाद भी काया की जो आत्मा थी वो वहां पे भी नहीं रुकती है, क्योंकि उसे उस गांव वालों से भी बदला लेना था, क्योंकि वह गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी। गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कोई खबर नहीं ली, कोई पूछताछ नहीं की। इस वजह से काया का गुस्सा उस गांव पे तो बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे वहाँ पे रात ढलती जाती, रात को जैसे उस गांव में जोर से रोने, हंसने, पेड़ों की लकड़ी जो है वो अचानक से कट जाने की, गिर जाने की, पायल की आवाज़ें और घर की छतों पर पत्थर फेंकना, ये सब काया की आत्मा का आतंक अचानक से गांव में फैलने लगा था और तेजी से फैल रहा था। काया की आत्मा से परेशान होकर गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उस घर में जहां काया की मौत हुई थी वहां जाकर मंत्र तंत्र फूके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की उस दीवार पर ठोक दिए, जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दे दी थी, जिससे उस श्रापित घर की तरफ उस गांव का कोई भी इंसान आंख उठाकर नहीं देखता था। इस तरह काया के आतंक से ये जो गांव है ये मुक्त हो गया था। फिर समय चलता रहा और फिर एक दिन आया। दो सैनिक जिसका नाम था फैजल और किशन अपनी आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ता में नगांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक से उसी श्रापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ जाती है। फैजल ने किशन से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा है, चलो आज की रात हम लोग यहीं पे आराम कर लेते हैं। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार, इतनी रात को कौन हमारी मदद करेगा यहाँ पर, चलो यहीं पे रुक जाते हैं। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि एक बुढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उसके सामने से गुजर रहा था। किशन ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा क्या? तभी बूढ़े की नज़र उस दोनों लड़के पे पड़ती है और धीरे से वो बूढ़ा उस श्रापित घर को देखता है और उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ, इस घर के सामने बिल्कुल भी खड़े मत रहना। ये कहकर बूढ़ा तेजी से वहां पर चलने लगता है। फैजल और किशन ये देखकर हैरान हो जाते हैं और किशन बोल पड़ता है कि अरे इस बूढ़े को क्या हो गया, मैकेनिक का तो कुछ बताया नहीं और ऐसे ही चल पड़ा, बहुत अजीब है। फिर फैजल की नज़र वापस से उस घर पर पड़ती है और बोलता है, चलो यार किशन, आज की रात इसी घर में गुजार लेते हैं और कल सुबह जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। किशन मान जाता है और दोनों उस श्रापित घर में चले जाते हैं। वे दोनों सेना के सिपाही थे, तो ऐसी बंद जगहों में रहना, खाना पीना उनके लिए कोई डर का विषय नहीं था। वे देश की रक्षा करते हैं और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो आराम से आसानी से घर के अंदर जाते हैं और उसमें रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वे दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे पाते कि वो बीच में ही एक गांव में रुक गए हैं। फिर फैजल अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक कई सालों पहले उस घर के अंदर उस दीवार पर ठोक दिया था, जिससे जो काया की आत्मा है उसके वश में थी। लेकिन बैग का वजन जो है वो बहुत ज़्यादा भारी था, तो किल वो बोझ जो है वो सह नहीं पाती है और फैजल के बैग के साथ वो किल और वो बैग दोनों ही ज़मीन पर गिर जाता है। फैजल इसको नज़रअंदाज करता है और किल को एक तरफ फेंक देता है और अपना सामान जो है वो एक जगह रख देता है नीचे ही। फिर दोनों वहाँ पर कुछ खाना खाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर सो जाते हैं आराम करने के लिए। 1 घंटे बाद जब 12 बज गए थे, एक लड़की की जोर से रोने की आवाज़ आने लगती है। किशन की नींद अचानक से खुल जाती है
और वो अपने सामने एक लड़की को खड़ा देखता है। नींद में होने की वजह से उसको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी आंखों को साफ करता है तब अपने सामने एक ऐसी लड़की को खड़ा देखता है जो दिखने में इतनी भयानक, खून से लथपथ और उसके मुंह पर जैसे कोई चाकू मार दिया हो, इस तरीके के चेहरे के साथ वहां पर सामने एक बहुत ही भयानक लड़की खड़ी थी। फैजल ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता है कि अचानक क्या हो गया, ये कौन है। एक्चुअली हुआ क्या था कि फैजल की गलती से काया की आत्मा आजाद हो गई थी जब वो अपना सामान उस किल पर टांग रहा था। तो किशन के सामने जो लड़की खड़ी थी, जो भयानक लड़की खड़ी थी, वो कोई और नहीं काया थी। काया की आत्मा आजाद हो चुकी थी। वो कुछ और सोचता इससे पहले ही काया जोर से चिल्लाते हुए बोली कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम सभी मरोगे। लेकिन किशन बहादुर था, वो उसकी इन बातों से डरता नहीं है और कहता है कि मैं इन सब बातों से नहीं डरूंगा। तभी काया की आत्मा ने सोते हुए फैजल को हवा में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे दोस्त को अभी मार डालूंगी, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरी कोई दुश्मनी तुम दोनों से नहीं है। तभी काया ने ये सब कहते हुए फैजल को नीचे जमीन पर पटक दिया। फैजल की नींद खुल जाती है। फैजल को सर पर चोट भी लगती है, जिस वजह से फैजल के सर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। चोट से बिलखते हुए फैजल ने किशन को कहा, चलो यार यहाँ से भाग चलो। वे बूढ़ा आदमी इस घर की तरफ इशारा इसीलिए करके कह रहा था क्योंकि ये घर श्रापित है और इसमें एक आत्मा जो है वो वास करती है। पर हमने उस बूढ़े आदमी के बातों पर ध्यान नहीं दिया, गलती कर दी। फिर किशन और फैजल अपना सामान ले लेते हैं और उस श्रापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखता है, वहां स्थित एक शिव मंदिर थी। किशन ने कहा, फैजल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। फैजल किशन की बात मान जाता है और दोनों उसी मंदिर में वहां पर आसरा ले लेता है। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरता है और उसकी नज़र किशन और फैजल पर पड़ती है। वो सिद्ध साधु फैजल और किशन की तरफ जाता है और फैजल के सर पर जो खून है वो देखता है और सारी कहानी पूछता है कि क्या हुआ है। तब किशन और फैजल सभी बात बता देते हैं उस सिद्ध पुरुष को। तभी ये सब सुनकर वो सिद्ध पुरुष बोलता है कि तुम लोग सही किए कि तुम यहाँ पर आ गए, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी यहाँ पर रक्षा होगी। उसके बाद वो सिद्ध पुरुष सारी कहानी उस किशन को और फैजल को सुनाता है काया के बारे में और उससे कहता है कि तुम दोनों की ये दुर्दशा जो हुई है ये उस काया के द्वारा ही की गई है। फिर वो सिद्ध पुरुष उन दोनों को उनके साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि हमें काया की आत्मा को मुक्ति दिलानी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आत्मा है और ऐसी आत्माएं जल्दी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी आत्मा अगर खुली रह गई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। फैजल, किशन और साधु उस घर की तरफ कहते हुए चल देते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नज़र जमीन पे गिरी उस कील पर पड़ती है जिससे वो वहाँ पर कैद होकर थी। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगा लेता है। तभी अचानक से फैजल कह बोलता है कि अरे ये तो वही कील है जिस पर मैंने अपने भारी बैग को टांगा था, पर वजन के कारण यह कील और बैग दोनों ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। साधु बोलता है, यही तो गलती हो गई तुमसे बेटा, आत्मा आजाद हो गई इस कील के गिरने से। इसी कील से उस आत्मा को कैद किया गया था कुछ सालों पहले। बहुत सारे तांत्रिक आकर यहाँ पर मंत्र तंत्र करके उस कील को इस दीवार पर ठोक कर इस आत्मा को यहाँ पर बांध कर रखे हुए थे, बट तुम्हारी वजह से ये कील खुल गया और उसकी आत्मा जो है वो आजाद हो गई। ये सब बातें सुनते हुए किशन ने साधु से पूछा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज? तभी साधु महाराज ने किशन को कहा कि एक उपाय है जिससे काया की आत्मा को हम लोग मुक्ति दिला सकते हैं और इस गांव को बचा सकते हैं। इसी पर फैजल ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज, अब तो इस लड़की की आत्मा को हमें मुक्ति कैसे भी ना दिलानी ही पड़ेगी। तभी साधु बोलता है
जब किसी इंसान के मरने के बाद उसकी अंतिम संस्कार विधि या श्रद्धा पूर्वक नहीं की जाती है तो उसकी आत्मा जो है वो भटकने लगती है। इसलिए हमें उसकी अस्थियों को श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करना होगा। इससे पहले कि काया आतंक मचाए पूरे गांव में, उसके शरीर की राख और हड्डियां इसी घर में है, उसे ढूंढो और उसे खाली कलश में डाल दो और उस कलश में गंगा जल डाल देना। बस इतना कर दो जल्दी से। फिर साधु ने एक खाली कलश किशन को देते हुए और गंगा जल देते हुए कहा कि जल्दी से अपने कामों में लग जाओ। किशन और फैजल अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू कर देते हैं और काया की राख ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिलती है। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल देता है और फैजल उस पर गंगा जल छिड़क देता है। इस काम को करते करते पूरी रात निकल जाती है और दिन आ जाता है। दोनों उस कलश को साधु के पास ले जाते हैं। साधु ये सब देखकर बहुत खुश होता है और कहने लगता है कि अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी। साधु, किशन और फैजल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्मा शांति के लिए हवन करवाने लगते हैं। फिर मंदिर के पीछे ही एक नदी होती है जिसमें काया की अस्थि को विसर्जित कर दिया जाता है। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर किशन और फैजल से कहती है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में मेरी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता और सालों तक भटकती रहती है। ये कहकर काया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और इस प्रकार काया की आत्मा हमेशा के लिए मुक्ति पा जाती है। तो इस तरह ये पूरी कहानी कहकर मेरे पिताजी वहां से चले जाते हैं, लेकिन मैं एक गहरी सोच में डूब जाता हूँ। आज भी कितनी सारी ऐसी आत्माएं होंगी जो काया की तरह ही इधर उधर भटक रही होंगी। पता नहीं उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी, कभी मिलेगी भी या नहीं मिल पाएगी, कोई नहीं जानता। और यही सब सोचते सोचते वो रात मैं सो जाता हूँ और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो कि एक रियल घटना पर आधारित थी। उम्मीद करते हैं स्टोरी को आप लोगों ने फील जरूर किया होगा। अगर आप लोग इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में बेशक कहिएगा। आज की इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रहा है तो यहाँ पे दिखाए गए ईमेल आईडी पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिसको मैं मेरे माध्यम से इस चैनल पे लाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।